चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 की और साथ ही में देखेंगे इसके मिलते जुलते 3 रूल्स जो इसी से रिलेटेड हैं। तो इसको लेकिन थोड़ा सा ना पढ़ने का अपना तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इन द सेंस कि हम जनरली जो पढ़ाई अभी तक कर रहे थे, पीछे से जितना भी हम करते हुए आए हैं या आगे भी करेंगे, तो उसमें हमारा तरीका ये होता था कि पहले हम करते थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को खत्म कंप्लीटली और उसके बाद जाते थे हम एनालिसिस के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अपन जाते थे एनालिसिस के ऊपर। लेकिन यहां पे क्या है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है वो थोड़े से लेंथी हैं, अलॉन्ग विद दैट जो रूल्स हैं वो भी थोड़े से लेंथी और टिपिकल हैं, तो इसलिए अपने को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक इन द सेंस कि सेक्शन 17 के अंदर टोटल 6 सब सेक्शंस हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन 17 का 1 से लेके 4 तक और सब सेक्शन नंबर 6 ये एक साथ देखेंगे अलॉन्ग विद रूल नंबर 38। ये पहले एक बार देखेंगे इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके बाद जाके देखेंगे इसी की एनालिसिस, मतलब इसको डीप में कवर कर लेंगे, इतना पार्ट हमारा रैप अप हो जाएगा। देन फिर हम शुरू करेंगे रूल नंबर 42 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और उसकी एनालिसिस, फिर रूल नंबर 43 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और फिर उसकी एनालिसिस, एंड एट लास्ट अपन पढ़ेंगे सेक्शन 17 का सबसेक्शन नंबर 5 जो कि आपका ब्लॉक क्रेडिट्स के ऊपर है, और उसके भी 1 बाय 1 देखने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे मल्टीपल क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज ए जैसे हमने कर लिया, तो पहले क्लॉज ए को स्टैट्यूटरी प्रोविजन से पढ़ेंगे और फिर जाके उसकी एनालिसिस से उसको डीपली समझ के खत्म करेंगे, फिर ही जाएंगे क्लॉज बी के ऊपर। ऐसा नहीं कि मैंने सारे क्लॉज पढ़ लिए फिर एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वो काफी लेंथी है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा इस वाले सेक्शन और अलॉन्ग विद ये 3 रूल्स जो है इसको खत्म करने का। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पैटर्न समझ पाओ, ऐसा ना लगे कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे, बट इस पैटर्न पे इस पूरे एरिया को हम कवर अप करेंगे, जैसा पहले करते आ रहे थे वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की। यहां से लेके यहां तक वाला एरिया हम यहां पे खत्म करेंगे इस पार्ट के अंदर। सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। बहुत सिंपल सा टर्म है, फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो क्रेडिट आपको समझ में आ गया कि आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, उसकी बात की जा रही है और उसको किस तरीके से बांटा जाएगा, उसको किस तरीके से अपोर्शन किया जाएगा, उसकी चर्चा अपने को यहां पे समझनी है। ठीक है, अब अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जो है, ये मल्टीपल इनपुट्स लेती है, मल्टीपल टाइप के ये इनपुट्स को परचेज करती है, सर्विसेज लेती है, मतलब अलग अलग तरीके से इनपुट्स होते हैं इनके पास, इनपुट सर्विसेज होते हैं इनके पास, या फिर इनपुट होता है किसका, कैपिटल गुड्स का, एज द केस में भी। अब यहां पे अगर हमें यह पता हो कि हम जो यहां से हमारा आउटपुट निकल रहा है, लेट से वो 2 कैटेगरी का है, एक वो है जो कि एग्जेम्प्ट है और एक वो है जो कि हमारा टैक्सेबल है। तो अगर अपने को यह पता है कि कितना इनपुट एग्जाम में लगा है, कितना इनपुट टैक्सेबल में लगा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि सपोज करो इनके पास 10 लाख का टोटल इनपुट है और उसमें से हमें पता है कि 2 लाख का इनपुट मैंने लगाया एग्जाम के अंदर और 8 लाख का मैंने इनपुट लगाया है टैक्सेबल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लाख का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और 8 लाख का क्रेडिट आपको मिल जाएगा क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई में लगा है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये 10 लाख का जो इनपुट है ये कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट मतलब हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, ये नहीं पता लगा पा रहे कि एक्सक्लूसिवली इसमें से कितना इनपुट यूटिलाइज हुआ है एग्जेम्प्ट के लिए और कितना यूटिलाइज हुआ है टैक्सेबल के लिए, तो उस सिचुएशन में अपने को समझना पड़ता है ये अपोर्शनमेंट का रूल। मतलब कि इसके हमें सबसेक्शंस को देखने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद दैट हम रूल भी देखेंगे कि रूल ने किस तरीके से इसको बताया हुआ है। तो आपके पास 2 रूल जो मैंने अभी बात की थी, रूल नंबर 42 और 43, ये रूल ही इसको डिटेल में समझाता है। 42 जो है वो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की बात करता है और जो 43 है वो बात करता है इनपुट ऑफ कैपिटल गुड्स की। ठीक है, तो इसके रूलिंग है इसके अंदर, इसमें बकायदा इसको डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से इसका रूल है, किस तरीके से आप फ्रेम आउट करते हो, किस तरीके से एक्सक्लूसिव नेचर के जो इनपुट्स होते हैं उसको हम अलग कर देते हैं और कॉमन पे आते हैं और फिर कॉमन को किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हुए हम उस इनपुट को निकाल पाते हैं जिसका हमें क्रेडिट मिलेगा और बाकी इनपुट हमारा वेस्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इस एरिया का। ब्लॉक्ड क्रेडिट हमारा एक अलग से एक पर्टिकुलर एरिया आएगा, सेक्शन 17 का सबसेक्शन नंबर 5, जो कि एक्सक्लूसिवली बात करेगा ब्लॉक क्रेडिट्स के ऊपर। कोई इसके रिलेटेड रूल्स नहीं है, जो भी बातें हैं वो सारी की सारी इसी सेक्शन में लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर केसेस बताए गए, सिनेरियो बताए गए हैं जहां पे कहा जा रहा है कि भैया ऑल्दो सेक्शन 16 जो है, जो कि बताता था कि किस किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपको इनपुट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि भैया जो ये सेक्शन 70 का सबसेक्शन नंबर 5 है वो सभी चीज को ओवररूल करता है और वो कहता है ये सारी चीजों के अंदर, ये सारी सिनेरियो के अंदर आपको इनपुट जो है वो नहीं मिलेगा, ऑल्दो आप सारी कंडीशन फुलफिल क्यों ना कर रहे हो तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो कुछ एरिया प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं जिसको कहा जाता है ब्लॉक क्रेडिट्स। ठीक है,
चलिए, मतलब नेगेटिव लिस्ट है बेसिकली, कि ये लिस्ट डाउन किए गए हैं जिसको हम नेगेटिव लिस्ट कह सकते हैं, जिनका आपको इनपुट नहीं मिलके चलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया इस पूरे एरिया का जो अपन लोग पढ़ने जाएंगे। आइए जी, देखते हैं सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट है। बेसिकली हम जो अभी एरिया देख रहे हैं वो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट का देख रहे हैं, और ब्लॉक क्रेडिट का मैंने बता दिया वो एक्सक्लूसिवली सबसेक्शन नंबर 5 है, जो कि अपन आगे देखेंगे, फिलहाल नहीं देखेंगे उसको। वेयर द गुड्स or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purpose of his business। मतलब कि अगर कोई जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो यूज कर रहा है, मतलब परचेज कर रहा है और उसको वो यूज कर रहा है, कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। कैसे? पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली जो है वो अदर पर्पस के लिए। अदर बिजनेस मतलब कह सकते हो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। एक एग्जांपल ये भी होता है, और एक ये भी होता है जो मैंने आपको पीछे बताया, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल वाला। ठीक है, वो तो ऑल्दो दोनों बिजनेस ही हो गया, लेकिन बिजनेस के अंदर भी 2 कैटेगरी हो गई, एक एग्जेम्प्ट हो गया, एक आपका टैक्सेबल हो गया। ठीक, तो अगर बिजनेस के लिए भी कर रहा हो और नॉन बिजनेस के लिए भी कर रहा हो, तो हमारा सिंपल सा रूल ये कहता है कि भैया जो क्रेडिट है वो मिलेगा आपको कौन सा वाला? वो वाला पार्ट जो आप यूज कर रहे हो कहां पे? बिजनेस पर्पस के लिए। मतलब कि आपका क्रेडिट उतने तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उतना ही इनपुट टैक्स मिलेगा जितना आपने गुड्स या सर्विसेज या बोथ यूज किया था फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस ओनली। ठीक है, चलिए, ये सबसेक्शन नंबर 1 बता रहा है, जो कि कह रहा है कि भैया नॉन बिजनेस पर्पस का आपको इनपुट नहीं मिलता है, ओनली बिजनेस पर्पस का आपको इनपुट मिलता है। बहुत ही सिंपल था। सबसेक्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies, including zero rated supply under this act or under the Integrated Goods and Service Tax Act, and partly for effecting exempt supplies। तो ये दूसरी बात हो गई, मतलब कि यहां पे किसकी बात कर गया? यहां पे बात कर गया बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस, ये एक बात कर गया यहां पे। और यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे कह रहा है जी एग्जेम्प्ट सप्लाईज होंगी या फिर टैक्सेबल सप्लाईज होगी। एक चीज और ध्यान रखना, आगे से भी हम इस वाले टर्म को अगर यूज करें कि जब भी अगर हम कहें टैक्सेबल सप्लाईज, दैट ऑलवेज मींस कि भैया टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आपका ऐड होगा जीरो रेटेड सप्लाईज। ये हमेशा ध्यान रखना है, हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ है कि जीरो रेटेड सप्लाई जो होता है उसका हमें इनपुट मिल जाता है, चाहे हम रिफंड कर सकते हैं या किसी और टैक्सेबल सप्लाई का अगर आउटपुट लायबिलिटी आ रही है तो वहां से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि जीरो रेटेड सप्लाई का आपको रिफंड मिलता है, मतलब उनका आपको क्रेडिट मिलता है। दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं टैक्सेबल सप्लाई की जैसा ही हो गया। जीरो रेटेड सप्लाई कौन सा था? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम सेल्स यूनिट या सेल्स डेवलपर को अपना जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो देते हैं। ठीक है, तो ये अगर कभी भी टैक्सेबल सप्लाई में अगर वर्ड यूज करूंगा, दैट ऑलवेज मींस कि टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज इस सेक्शन 17 और रूल्स के अंदर आपको ये मान के चलना है, ऑल्दो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी, ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करोगे तो उस केस में आपका जो क्रेडिट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कहां तक? The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to said taxable supplies including zero rated supply। मतलब कि इतने पोर्शन का तो आपको क्रेडिट मिलेगा और इस वाले पोर्शन का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें कह रहा है क्या कि भैया नॉन बिजनेस पर्पस वाला का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस का आपको क्रेडिट मिलेगा। ये दोनों सबसेक्शन हमको बहुत तमीज से समझ में आ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सबसेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन नंबर 2 शैल बी सच include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transaction in securities, sale of land and subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2, that is sale of building। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली क्या कह रहा है कि यहां पे इंक्लूड क्या होगा उसकी बात बताई जा रही है। कह रहा है जब भी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई निकाला जाएगा अंडर सबसेक्शन नंबर 2 शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल इंक्लूड, इस वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होकर चलेगा। कौन सा? सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम। मतलब कि अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी कोई अगर टैक्स पे किया जा रहा है रिसिपिएंट के द्वारा और वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज की है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेल ऑफ लैंड है तो आपने सिनेरियो उसके पढ़े हुए थे कि किस किस तरीके से इसको सेग्रीगेट किया जाता है, किस किस सिनेरियो में सेल ऑफ लैंड जो होता है वो आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनता है। तो वो सेल ऑफ लैंड भी जो होगा वो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। ऑल्दो उस पे टैक्स नहीं लगता, वो अलग चीज है, लेकिन वैल्यू में वो जुड़ेगा, उसकी वैल्यू इसके अंदर ऐड की जाएगी। सब्जेक्ट टू क्लॉज बी और पैराग्राफ 5 ये अपन डीप में पढ़ेंगे कि भैया कुछ कंडीशन लगाई गई थी कि इस सूरत के अंदर ही वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उस सूरत के अंदर ही जब वो एग्जेम्प्ट हो रहा होगा तब वो हमारे एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनेगा। और सेल ऑफ बिल्डिंग जो है ये भी आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि ये 4 चीजें जो है वो यहां पे इंक्लूड होकर चलती हैं। रिवर्स चार्ज के बेसिस पे जो भी रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया होगा उसकी वैल्यू, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज की वैल्यू, सेल ऑफ लैंड की वैल्यू और सेल ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू, ये 4 चीजें आपकी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर जुड़ के चलती है। ये आपको बता रहा है सबसेक्शन नंबर 3। नाउ
एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? For the purpose of this subsection, the expression value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3 except those specified in paragraph 5 of the said schedule. मतलब कि कह रहा है कि भैया जो Schedule 3 ने आपको कुछ एक्टिविटीज बता दी वो आपके वैल्यू ऑफ exempt supply का पार्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो शेड्यूल 3 बेसिकली जो बात कर रहा था, जो हमने पीछे डीप में पढ़ा हुआ है, तो शेड्यूल 3 के अंदर जो जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी. मतलब ये एक्सक्लूड करने की बात कर रहा है. तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि जो सबसेक्शन नंबर 3 है वो एक तो बात कर रहा है इंक्लूड की, जिसके अंदर उसने 4 बातें बता दी, और एक बात कर रहा है वो एक्सक्लूड की, जिसमें कह रहा है कि भैया जो शेड्यूल 3 की बातें होंगी जो वहां पे स्पेसिफाइड की गई हैं वो आपका इंक्लूड नहीं होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो कि पैराग्राफ 5 में मेंशन्ड है. ठीक है, ऑल्दो जब हम इसके एनालिसिस समझेंगे तो हम इसको डीप में देख लेंगे कि भैया शेड्यूल 3 में कौन कौन सी बातें थी और पैराग्राफ 5 में कौन कौन सी बातें हैं. फिलहाल आप ये समझ के चलो, ऑल्दो आप ये पढ़ चुके हो पीछे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में. तो उसकी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात इसने बता दी कि भैया वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई जब आपको निकालना होगा सबसेक्शन 2 के लिए जो हमने ऊपर पढ़ा, तो उसके इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड आपका नहीं होगा. चलिए ये भी सिंपल चल रहा है. सबसेक्शन नंबर 4 और देखते हैं ये क्या कह रहा है. कह रहा है, a banking company or a financial institution including a non-banking financial company engaged in supplying services by way of accepting deposit, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provision of subsection number 2, जो ऊपर बात बता गया कि exempt और टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज की तरह, मतलब जो वहां पे रूल बताया गया है और जो टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई पे आपको इनपुट मिल रहा है वो आप क्लेम करोगे, एग्जाम्प्ट वाले का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको आप कंप्लाई कर लो वो जो रूल बता रहा है. ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन इनको क्या दे दिया गया, अवेल ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज इन दैट मंथ एंड रेस्ट शैल लैप्स. मतलब कि या तो इनको कहा गया कि भैया आप कैलकुलेट करो कि एग्जेम्प्ट का कितना है और टैक्सेबल सप्लाई का कितना है, ऑब्वियसली प्लस जीरो रेटेड सप्लाई, या तो आप इसको कैलकुलेट करो और जितना इसका पोर्शन होगा उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. एक तरीका तो ये हो गया जो कि सभी के लिए है. लेकिन जो भी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसीज है उनको एक ऑप्शन और दे दिया गया कि भैया या तो ये सब सेक्शन नंबर 2 फॉलो कर लो, और नहीं अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया ये हमें फॉलो नहीं करना, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जितना भी तुम्हारा इनपुट है टोटल उसका 50% क्लेम कर लो और 50% तुम्हारा लैप्स हो जाएगा. एक जनरल रूल बता दिया गया कि आपको ऐसे अलग अलग अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 50 आपको मिलेगा, 50 आपको नहीं मिलेगा. तो अब बैंकिंग कंपनी यहां पे अपने हिसाब से कंप्लाई करेगी कि उसको क्या चूज करना है, किसमें वो बेनिफिट उनको लग रहा है. मतलब कि सपोज एग्जाम सप्लाई उसका 20% का और ये आपका 80% का है, तो उसके इसमें तो ऑब्वियसली बात है वो सबसेक्शन 2 को फॉलो करना चाहेगी क्योंकि यहां उसको ज्यादा क्रेडिट मिल पाएगा. या फिर अगर इक्वल है तो कहेगी क्यों इसके बचड़े में पड़ना, सिंपल रूल लगाओ 50% क्लेम करो, या जैसा भी है. मतलब सिचुएशन तो सिचुएशन वेरी करेगा कि वो बैंकिंग कंपनी जो है वो कौन से ऑप्शन को चूज करती है. बट आपके जीएसटी के प्रोविजन ने उसको दे दिया ऑप्शन कि भैया तुम्हें इन दोनों के अंदर से छूट है, तुम जो चाहो उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है सर, प्रोवाइडेड दैट, शर्त क्या है, the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. मतलब कि भैया एक बार आपने फाइनेंशियल ईयर में अगर अप्रैल में अपना ऑप्शन चुन लिया तो उसके बाद अप्रैल से लेके अगले मार्च तक, लाइक अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक आपको वही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. अगर आप सबसेक्शन 2 चुना था आपने तो वो फॉलो करोगे पूरे साल तक, ऐसा नहीं कि चेंज कर लोगे. या अगर 50% वाला चूज किया था तो वही चलता रहेगा, आप सबसेक्शन 2 पे वापस नहीं जा पाओगे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से आप चूज कर सकते हो. ठीक है, या फिर किसी ने मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक बार चूज किया है, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में चूज हो गया तो मिड में चेंज हो ही नहीं पाएगा. बट अगर कोई नई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है वो मिड में भी चूज कर सकती है. सपोज सितंबर 21 में उसने चूज किया तो वो मार्च 22 तक जो उसका स्टेट फाइनेंशियल ईयर है उस पीरियड में तो उसने जो एक बार चूज कर लिया वही चलता रहेगा. उसके बाद अगेन वो अप्रैल में चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. द थिंग इज कि एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ provided further that the restriction of 50% shall not apply to tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number. मतलब क्या हुआ इसका, इसमें कह रहा है कि सपोज करो कि एक बैंक है, बैंकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सपोज एसबीआई है. अब एसबीआई है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर और एक आपका एसबीआई है मुंबई में. ठीक है, अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों एसबीआई का जो पैन होगा वो सेम ही होगा. जैसे आपने पता ही है कि आपको पता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बैंक होते हैं पैन तो एक ही होता है, जीएसटी नंबर वो अपने अपने स्टेट्स में ले लेते हैं. अब ये कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है कि एक जीएसटी की इनवॉइस इसने काटी है इसके नाम पे,
किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, कोई सर्विस ट्रांसफर की गई थी, किसी तरीके से इनपुट ट्रांसफर किया गया था, कोई पर्टिकुलर कोई काम करवाया गया था या कोई गुड्स ट्रांसफर किया गया था, तो उसके इसमें ऑब्वियसली बात है कि इनवॉइस यहां पे रेज करेंगे। इनवॉइस रेज करेंगे तो वो इनवॉइस से क्या होगा कि यहां का इनपुट उठ के कहां जाएगा, न्यू दिल्ली से उठ के कहां जाएगा, मुंबई चला जाएगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इनके ऊपर 50% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। कहा जा रहा है क्या कि अगर आपने 50% वाला रेस्ट्रिक्शन पे आते हो तो भी आपके इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको जो आईटीसी मिलेगा वो कितना मिलेगा, पूरा 100% मिलेगा। 50% वाला आपका ऊपर कट ऑफ नहीं लगेगा। दोबारा समझो कि भैया एक ही पेन के ऊपर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उस केस में जो भी टैक्स पे किया जाएगा उसके ऊपर जो 50% वाला रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा दैट मींस कि उसके अंदर आपको 100% का आईटीसी आपको मिल पाएगा। सिंपल है। बाकी एनालिसिस में हम इसको और डीप में दोबारा देख लेंगे, बट फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही पेन पे कब होगा, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एनबीएफसी है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक रजिस्टर्ड पर्सन, आपने अलग अलग तरीके से समझा हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में भी रजिस्टर्ड पर्सन एक हो सकते हैं, मतलब 2 रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक ही स्टेट के अंदर 2 रजिस्टर्ड पर्सन आपस में कोई सप्लाई ट्रांसफर करते हैं और वो जो दोनों रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं उनका पैन एक ही है, मतलब वो एक ही कंपनी है, एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ही बैंकिंग कंपनी है, एज द केस में भी, तो उस सिनेरियो के अंदर कह रहे हैं कि 50% का रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपके ऊपर इंपोज नहीं किया जाएगा। आपको पूरा का पूरा आईटीसी जो है वो 100% क्रेडिट मिल पाएगा, बी पूरा 100% क्लेम कर पाएगा। रीजन भी क्योंकि पेन जो है वो सेम। ठीक है, तो ये 2 प्रोवाइजो थे जो आपको यहां पे ध्यान देना था। यहां तक आते आते आपको 4 सबसेक्शन डीपली अच्छे से क्लियर हो गए। 5th को हम यहां पे अभी इसकी बात लेके नहीं चलेंगे, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे। बड़ा सबसेक्शन है, इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, तो अलग से इसको लेंगे, विच इज ब्लॉक क्रेडिट। नाउ सबसेक्शन नंबर 6 और देख लो, कुछ खास मोटी बातें नहीं कह रहा, बट क्या कह रहा है देखो। द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द क्रेडिट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में बी एट्रीब्यूटेड। मतलब कि भैया गवर्नमेंट जो है वो मैनर प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरीके से ये एट्रीब्यूशन किया जाएगा। हमने बता तो दिया कि भैया बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस होगा, तो उस केस में बता दिया कि भैया बिजनेस पर्पस का मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। फिर बता दिया कि भैया एग्जाम सप्लाई होगा और टैक्सेबल सप्लाई होगा इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो उस केस में इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो हमने सीधी सीधी एक लाइन लिख दी ना, इसका बताना पड़ेगा डिटेल में कि भैया इसकी कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे की जाएगी। तो उसके मैनर को प्रिस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया रूल नंबर 42 है, जो कि बात करता है इनपुट्स की और इनपुट सर्विसेज की, और रूल नंबर 43 है जिसके अंदर प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया है ऑन इनपुट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये अपन लोग आगे देखेंगे। आगे देखो जी, और क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation and structural supports but excludes। अब देखो इसकी जरूरत कहां पड़ रही है, तो ऑल्दो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको जब हम पूरा आप कंप्लीट जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक जगह आएगा जहां पे प्लांट एंड मशीनरी की चर्चा की गई है। ठीक है, जहां पे प्लांट एंड मशीनरी की चर्चा की गई है, ऑल्दो वो जगह बेसिकली कहां है, सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर है, बट अब यहां हमने इसको देख लिया तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, दोबारा भी इसको रिपीट कर लेंगे। सबसेक्शन नंबर 5 जहां पे ब्लॉक क्रेडिट की चर्चा है, वहां पे प्लांट एंड मशीनरी का एक अलग से जिक्र है। तो आपको बस यहां पे एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या चीजें जुड़ेंगी और क्या चीजें नहीं जुड़ेंगी। तो कहा जा रहा है क्या कि प्लांट एंड मशीनरी मींस एपरेटस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ये तो नॉर्मल सी बात होगी, जो कि फिक्स्ड है टू अर्थ, वो मतलब हमारी जमीन से जुड़ी हुई है, बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, या तो उसका फाउंडेशन बिछाया गया है, कोई परमानेंट अरेंजमेंट किया गया है, या कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया गया है, लोहे का सपोर्ट हो सकता है, कैसा भी सपोर्ट हो सकता है। ठीक है सर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। और ये जो 2 पार्ट है, फाउंडेशन हो चाहे स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको आप लैंड एंड बिल्डिंग में जोड़ दो। अगर किसी मशीन को खड़ा करने के लिए कोई फाउंडेशन तैयार किया गया है, कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट दिया गया है, तो वो भी आपका इंक्लूड होगा, वो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट भी आपका प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट कहलाएगा। इसका पर्पस क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान है, वो आप समझोगे आगे चल के। फिलहाल ही समझो कि प्लांट एंड मशीनरी में ये दोनों चीजें भी इंक्लूड होती हैं। और क्या इंक्लूड नहीं होता, लैंड, बिल्डिंग एंड एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, ये आपके प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं कहलाते। टेलीकम्युनिकेशन टावर से अगर, तो वो भी आपके प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं कहलाते। और अगर कोई पाइपलाइंस वगैरह बिछाई गई है आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो वो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं कहलाते। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको जब आप अभी रिलेट करोगे सेक्शन
17 के सबसेक्शन नंबर 5 के साथ, तो आपको और गहराई से समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई पूछे कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या चीजें आएंगी या क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट एंड मशीनरी में ये चीजें जनरली कवर होती हैं, इंक्लूडिंग देयर फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, और एक्सक्लूड हो जाती हैं ये 3 चीजें, जो कि बट नेचुरल सी बात है कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन टावर को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया स्पेशली, और पाइपलाइंस वगैरह जो है वो भी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं होते, विच लेड आउटसाइड दी फैक्ट्री प्रेमाइसेस। चलिए सर, नाउ एक रूल और कवर करना है हमें इसी पार्ट के अंदर, तो उसको और देखते हैं। छोटा सा रूल है, सिंपल सा, और आपस से कोई खास उसका लेने देना नहीं है। रूल नंबर 38, क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस तरीके से उसको समझाया गया देखो फटाफट। अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स अ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, engaged in supply of services by way of accepting deposit, extending loans or advances that chooses not to comply with provision of subsection number 2 of the section 17 in accordance with the option permitted under sub rule 4 of that section shall follow the following procedure namely। मतलब कि ये कह रहे हैं कि सबसेक्शन 4 के अंदर इनको ऑप्शन दिया गया कि आप 50% वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर, और सबसेक्शन 2 आप चाहो तो कंप्लाई ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो 50% वाला रूल अप्लाई करेंगे और सबसेक्शन 2 जो है उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो आपको डिस्क्राइब किया गया रूल नंबर 38 के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं सबसेक्शन जो 4 था उसको, उसके मैनर को अलग से डिस्क्राइब कर दिया गया है इस रूल के अंदर, ठीक है। द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूशन शैल नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ, कह रहा है ये जो है वो क्रेडिट किसका अवेल नहीं करेंगे, द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द सप्लाईज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 इन फॉर्म GSTR 2। मतलब क्या हो कि एक तो आपका जो नॉन बिजनेस पर्पस वाला है उस पे जो भी टैक्स की पेमेंट हुई होगी वो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2, सेक्शन 17 का सबसेक्शन नंबर 5 विच इज ब्लॉक क्रेडिट, तो ये आपको कभी भी नहीं मिलता है। ब्लॉक क्रेडिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब है उसका बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलता है, तो इन दोनों का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे देखो जी, सेकंड क्लॉज बी क्या कह रहा है, द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूशन शैल अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रेफर्ड टू इन सेकंड प्रोविजो 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 17 एंड नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज ए। मतलब क्या हुआ कि देखो सेकंड प्रोविजो के अंदर क्या बात बताई गई थी, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बताया गया था कि अगर एक पेन के अंदर एक से दूसरी की जगह सप्लाई की जा रही है और उसके अंदर टैक्स की पेमेंट की जा रही है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, उसके ऊपर 50% वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। दैट मींस व्हाट कि भैया वहां पे वो 100% अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि भैया ये वाली बात जो होगी इसके अंदर आप पूरा 100% अवेल कर लोगे, उसके ऊपर आपका क्लॉज ए जो है वो कवर नहीं होगा, ठीक है। 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स shall be the input tax credit admissible to the company or the institution and shall be furnished in form GSTR 2। मतलब क्या हुआ कि भैया जितना भी आपको टोटल ITC आ रहा था, टोटल ITC आपके पास जितना था उसके अंदर से आपको कहा गया कि भैया अगर कोई नॉन बिजनेस पर्पस वाला है उसको हटा दो, अगर कोई आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला है तो उसको हटा दो, ठीक है सर, ये दोनों हटा दिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई सेम पेन वाला है तो उसको भी हटा दो क्योंकि उस पर 50% का रूल नहीं लगेगा। उसके बाद जो बच गया इसका आपको कितना मिल जाएगा, सीधा सीधा 50%, ठीक है। आगे देखो, द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉज बी एंड क्लॉज सी shall subject to provision of section 41 and 42 and 43 be credited to the electronic credit ledger of the said company or the institution। अब ये क्या बात कह रहा है कि भैया आपको जो यहां पे अमाउंट बात बताई जा रही है यहां पे क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंदर, उसके अंदर आपको जो सेक्शन 41, 42, 43 है जो बेसिकली यूटिलाइजेशन की प्रोविजन की बात करता है और कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह की बातें करता है, अपन आगे इसको पढ़ेंगे, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको यहां पे काम करना है। वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होता है लेकिन उसकी प्रोविजन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो अपनी जगह रहेगी, उसको ये ओवर रूल नहीं कर रहा, मतलब ये, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको तो इग्नोर करके चलो इस वाले क्लॉज डी को, आपको क्लॉज 3 तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया जितनी आपकी आईटीसी है उसमें से नॉन बिजनेस पर्पस वाला आपको हटा देना है, ब्लॉक क्रेडिट हटा देना है, सेम पेन वाला हटा देना है क्योंकि इसका आपको 100% मिल जाएगा और ये दोनों का आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 0% हो गया, इसका 100% हो गया और रिमेनिंग जो बचेगा उसका 50% आप सिंपली क्लेम कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसमें मोटा मोटा में फायदा क्या हुआ, ये तो हमने क्या किया, एक तरीके से सेम तो चला नहीं, सेम नहीं चला। आपने यहां पे क्या किया, नॉन बिजनेस पर्पस वाला रूल लगाया मतलब सबसेक्शन नंबर 1 फॉलो किया, ब्लॉक क्रेडिट वाला लगाया मतलब सबसेक्शन नंबर 5 फॉलो किया, पेन का अपना एक कंडीशन था वो आपको यहां पे फॉलो हो गया, मतलब आपने एक आपको कंडीशन, एक सबसेक्शन जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ा, दैट इज सबसेक्शन नंबर 2 जो कि बाइफर्केशन करता है एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल के अंदर,
ठीक है, तो इसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो 50% का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई चाहता है कि सबसेक्शन नंबर 2 को मैं फॉलो ना करूं, ये बाइफरकेशन के अंदर ना जाऊं, तो उस केस में वो सबसेक्शन नंबर 1 को तो फॉलो करेगा, सबसेक्शन नंबर 5 को फॉलो करेगा, सेम पेन वाला एक अलग सेकंड प्रोवाइजो था उसको फॉलो करेगा, और उसके बाद 50% का रूल लगाते हुए वो आराम से आगे क्लेम कर सकता है। और ये जो जीएसटीआर 2 की बात कर रही है, आपको पता ही है कि जितना आपको क्लेम करना होता है आईटीसी, वो आप इसके अंदर फर्निश करते हो। आज के टाइम पे एक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ये बेसिकली एक तरीके से आपको पोस्टपोन किया हुआ है, इसको प्रैक्टिकली आज के टाइम पे ये यूज नहीं हो रहा है जीएसटीआर 2, ठीक है। तो आईटीसी आप कितना क्लेम करोगे वो समझ में आ गया इन जनरल सिनेरियो में। अब आपको क्या समझ नहीं आया वो देखो। सबसेक्शन नंबर 1 आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस में बाइफरकेशन करना है, कैसे करना है नहीं समझ में आया। हमारा नेक्स्ट पार्ट जब आगे आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे रूल नंबर 42 को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन नंबर 2 था, इसको हमने बेसिक समझ लिया कि भैया सेग्रीगेट करना है एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल के अंदर, लेकिन ये समझ नहीं आया कैसे करना है। उसके लिए अपन रूल नंबर 43 पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन नंबर 3 जो था, सबसेक्शन नंबर जो 3 था वो क्या बात कर रहा था आपका, सबसेक्शन नंबर 3 जो हमने पढ़ा वो क्या बात कर रहा था, सबसेक्शन नंबर 3 बताओ बताओ बताओ। सबसेक्शन नंबर 3 हमारी किसकी बात कर रहा था कि उसके अंदर मतलब जो हमारा ये एग्जाम सप्लाई ये वाला पार्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें प्लस होती हैं और क्या क्या चीजें प्लस नहीं होती, मतलब क्या एक्सक्लूड है क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये सेक्शन यही खत्म हो गया, सबसेक्शन इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं। और सबसेक्शन नंबर 4 क्या था, सबसेक्शन नंबर 4 जो था वो हमारी बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसीज वगैरह की बात कर रहा है। अब इससे रिलेटेड जो रूल था वो था रूल नंबर 38 जो आपने समझ लिया, मतलब ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा रैप अप हो गया है। ये सबसेक्शन अधूरा है, इसके साथ पूरा हो जाएगा, ये अधूरा है, इसके साथ पूरा हो जाएगा। और सबसेक्शन नंबर 5 जो है वो अपना आप ही है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट जो हमने अभी तक समझ लिया। बहुत बेसिक था, बहुत ओवरव्यू वाली बातें थी, बट एक स्ट्रक्चरल स्टार्ट के लिए जरूरी था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सा और इसकी एनालिसिस करेंगे अपन, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। फिलहाल इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।